Hello guys, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. Myself सुमन बिश्नोई and आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट MCQ ऑन जेनेटिक्स फॉर ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप FCI की तैयारी कर रही हैं तो इसके लिए एग्रीकल्चर एंड जीके ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे सिलेबस बेस पे और विद वीडियो लेक्चर और पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे एक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर व्हीट बार्ले राइस एंड ग्राउंडनट फाउंडेशन सीड। यानी कि इसमें इसने क्या बोला है कि जो व्हीट बार्ले राइस और ग्राउंडनट है उसके लिए जो फाउंडेशन सीड तैयार करना है अपने को, ठीक है। तो अपने नाम सुना होगा आपने फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड। तो इसमें इसने बोला है कि जो फाउंडेशन सीड है ना जब अपने तैयार करते हैं व्हीट बार्ले राइस एंड ग्राउंडनट का तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आइसोलेशन डिस्टेंस ये होती है जैसे कि कोई एक क्रॉप है, मान लो कि अपने व्हीट ले लिया, अपने व्हीट की कल्टीवेशन करनी है, ठीक है। साइंटिफिकली तरीके से अपने को सीड लेना है, साइंटिफिकली तरीके से प्योर सीड लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने कोई सर्टिफाइड वेराइटी ले लेंगे व्हीट की, ठीक है। 2 वेराइटीज लेंगे व्हीट की। तो उन दोनों वेराइटीज को एक ही फील्ड में उगाएंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस रखा जाएगा ताकि मिक्सअप ना हो जाए ना, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह ना हो, क्योंकि अपने को तो प्योर सीड चाहिए, इसीलिए उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कि व्हीट बार्ले राइस एंड ग्राउंडनट में फाउंडेशन सीड तैयार करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 मीटर। अभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसमें कई बार वो सर्टिफाइड सीड का भी पूछ लेता है। तो सर्टिफाइड सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस इनकी अलग अलग होती है। अभी क्या पूछा है, फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस, तो वो कितनी रखेंगे, 3 मीटर। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में है कि कंपोजिट वैरायटी क्या होती है। कंपोजिट वैरायटी इज डेवलप्ड बाय। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट वैरायटी होती क्या है। कंपोजिट वैरायटी में क्या होता है कि कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली जो लाइंस होती है ना उनको मिक्सअप करके, उन 2 लाइंस को या फिर 2 से ज़्यादा लाइंस को मिक्सअप करके फिर उनको ग्रो किया जाता है और उनसे जो अपने को सीड मिलता है ना उस सीड को क्या बोलते हैं, वही क्या होती है, कंपोजिट वैरायटी होती है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन से या क्रॉस पॉलिनेशन से या फिर दोनों से या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज अपने तो अलग अलग बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली 2 वेराइटीज को लेके मिक्सअप कर रहे हैं ना, उनका फिर सीड तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या होएगा, क्रॉस पॉलिनेशन होएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। देन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपलेट सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए। ट्रिपलेट सीक्वेंस, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ट्रिपलेट सीक्वेंस होता क्या है। ट्रिपलेट सीक्वेंस में क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा कि 4 होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, और वैसे होते हैं प्यूरिन और प्रेमिडीन। तो वो कौन कौन से होते हैं, AGCT, ठीक है, ये तो पाए जाते हैं डीएनए में। और जो आरएनए होता है, आरएनए में टी की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल, यानी कि थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। किसकी जगह, थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल, ठीक है। तो इसने पूछा है कि उन ट्रिपलेट सीक्वेंस को क्या बोलते हैं। ये जो होते हैं ना, जब मतलब डीएनए का निर्माण हो रहा होता है ना उस टाइम, तो उस टाइम ये जो होते हैं ना ये क्या करते हैं कि 3-3 के ग्रुप में होते हैं, ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं इसने पूछा है, एलोसोम्स या फिर एनकोडजीन या फिर एंटीकोडोन या फिर ओल। तो इसमें इसका आंसर क्या रहेगा, एंटीकोडोन, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम आर सीन एज स्मॉलेस्ट इन, यानी कि कौन सी फेज में, डिवीजन की कौन सी फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो वो कौन सी फेज है, प्रोफेज है या एनाफेज है या मेटाफेज है, कौन सी फेज है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनाफेज। एनाफेज जो होती है ना उसमें क्रोमोसोम क्या दिखाई देते हैं, सबसे छोटे दिखाई देते हैं। और हाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड कहाँ पे दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा गहरे या फिर डार्क या बहुत ज़्यादा संघन हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो कौन सी फेज है, वो भी अपनी एनाफेज ही है, ठीक है। और जो मीटोसिस की सबसे छोटी फेज है वो भी कौन सी है, एनाफेज ही है। और जो ये मेटाफेज है ना, जो मेटाफेज है इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं इस स्टेज में, मेटाफेज में, ठीक है। और जो मीटोटिक होता है उसकी लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, प्रोफेज, मीटोटिक की है ये, ठीक है। समसूत्री विभाजन जो होता है ना उसकी सबसे जो मतलब बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज, ये तो क्या थी, स्मॉलेस्ट थी, किसकी, किसकी, ये स्मॉलेस्ट किसकी थी, ये थी इसकी मीटोसिस की, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन। अब सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन क्या होता है कि जब भी अपनी, मान लो कि कोई दो प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में कोई एक बहुत ही अच्छी ऐसी क्वालिटी है जो अपने को चाहिए, मान लो कि इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इसकी जो मतलब कि इसकी जो लेंथ है इस प्लांट की वो बहुत अच्छी है, या फिर ये ड्वार्फ है, ठीक है, और अपने को ये क्वालिटी चाहिए, दोनों क्वालिटी एक ही प्लांट में चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके लिए अपने को क्रॉस करवाना पड़ेगा दोनों का, तो क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो इसके इस जो फ्लावर है ना इसका, इस फ्लावर में क्या करेंगे कि इसके जो मेल पार्ट है ना इसका, जब ये फ्लावर निकल जाएंगे इसका जो मेल पार्ट है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओनली फीमेल प्लांट, फीमेल का जो पार्ट है ना उसको ही रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बोल रहा है कि क्यों नेसेसरी इमेस्कुलेशन, मेल स्टाइल प्लांट्स के लिए या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्लांट्स के लिए या डाइसियस प्लांट्स के लिए या सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय, यानी कि जो जीन टर्म है वो किसने दी, सबसे पहले किसने दी, तो इसमें देखते हैं कि मेंडल ने दी या बैटसन ने दी या शूल ने दी या फिर जॉनसन ने दी। तो इसका आंसर क्या होएगा सही, जॉनसन। जॉनसन ने क्या किया कि इसकी ये जो जीन टर्म है ये सबसे पहले किसने दी, जॉनसन ने। और ये तो सबको पता ही होगा कि जो मेंडल है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म थ्योरी प्रपोज्ड बाय। ये जो थ्योरीज है ना जेनेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये जर्म प्लाज्म थ्योरी हो गई, ठीक है। अब ये जर्म प्लाज्म थ्योरी है ये किसने दी थी सबसे पहले, तो किसने दी थी, डार्विन ने दी थी या फिर कास्टलेट ने दी थी या फिर फिलिप्स ने दी थी या वेइशमेन ने दी थी, तो ये किसने दी थी, वेइशमेन ने दी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल लिंकेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो ये किसके द्वारा दी गई, मेंडल के द्वारा या हुक के द्वारा या नागली के द्वारा या फिर विकाउ के द्वारा, तो ये किसके द्वारा दी गई, विकाउ के द्वारा, ओके। राइस प्लांट बिलोंग टू, यानी कि जो राइस प्लांट है वो क्या है, स्कैम प्लांट है, C3 प्लांट है या फिर C4 प्लांट है। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि C3, C4 और कैम प्लांट होते क्या है। C3 प्लांट्स कौन से होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं कि जब भी प्लांट कोई भी प्लांट है वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, CO2 को ऑब्जर्व करेगा ना, तो वो किसकी प्रेजेंस में, एक रूबिस्को एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में CO2 को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो फर्स्ट बाई प्रोडक्ट बनेगा ना, जो फर्स्ट बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो 3 कार्बन का होगा, ठीक है। कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स यही सेम प्रोसेस है कि CO2 को जब ऑब्जर्व करेगा तो एंजाइम की प्रेजेंस में करेगा और उसके बाद में सबसे पहला जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होएगा, वो 4 कार्बन
4 कार्बन का बनेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, C4 प्लांट। उसके बाद में कैम प्लांट। कैम प्लांट क्या होते हैं, इन दोनों से डिफरेंस होती हैं। इनमें क्या होता है कि इनका एग्जाम्पल है जैसे कि आर्किड हो गया, पत्थर चट्टा हो गया। C3 का एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। C3 के एग्जाम्पल्स में है जैसे कि चावल, सूरजमुखी और ये राइस, सॉरी हाँ राइस चावल एक ही बात है। तो ये सब क्या है, C3 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में क्या आती हैं, C4 प्लांट्स में जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, C4 के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड। इसका क्या है कि मतलब इसने पूछा है कि एक है ना प्रोसेस होती है ट्रोपिज्म, ये है ना डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। तो इसने पूछा है कि जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ लाइट के अकॉर्डिंग होना, इस प्रोसेस को क्या बोलती हैं, फोटोपिरियोडिज्म या फिर फोटोट्रोपिज्म या फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन तो अपने को पता है, ये तो नहीं हो सकती। तो फोटोपिरियोडिज्म और ये फोटोपिरियोडिज्म और फोटोट्रोपिज्म इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, ट्रोपिज्म ये होता है कि मतलब इसमें जो लाइट होती है ना वो डिसाइड करेगी कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। जैसे कि ट्रोपिज्म के बहुत सारे टाइप हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो में वाटर डिसाइड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। कीमोट्रोपिज्म में केमिकल्स डिसाइड करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी। तो इसका आंसर क्या होएगा, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट और ट्रोपिज्म यानी कि वो डिसाइड करेगा, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड कॉटन वाज रिलीज बाय, कहाँ पे रिलीज की गई थी, कॉटन की फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक वैरायटी हाइब्रिड जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, गुजरात में। उसके बाद में प्लांट टॉलरेंट टू हाई सोयल सैलिनिटी कंडीशन, यानी कि वो प्लांट्स जो कि सोयल सैलिनिटी कंडीशन, हाई सोयल सैलिनिटी कंडीशन को भी टॉलरेंट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलती हैं हेलोफाइट्स। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस्ड एट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, वो कौन सी फेज थी, वो थी एनाफेज। और सबसे स्मॉलेस्ट फेज कौन सी थी, वो भी एथी एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच स्टेज, यानी कि जो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, वो कौन सी मतलब कि कौन सी स्टेज में होता है। तो कौन सी स्टेज में होता है, G1 में होता है या G2 में होता है और या फिर S फेज में होता है। तो कौन सी फेज में होता है, S फेज में होता है। ओके। उसके बाद में इन डीएनए डबल हेलिक्स GA इज इक्वल टू, ग्वानिन और एडेनिन है वो किसके इक्वल है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि 4 नाइट्रोजनस बेस होती हैं। तो डीएनए में कौन कौन सी होती हैं, डीएनए में होता है एक तो A होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक G होता है और एक C होता है और एक T होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट एक आरएनए में बस एक ही अलग पाया जाता है, आरएनए में ये T नहीं होता, इसकी जगह क्या पाया जाता है, U पाया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो G होता है ना उसके सामने कौन आता है, उसके सामने हमेशा C आता है। G के सामने कौन आता है, C, और A के सामने हमेशा कौन आता है, T, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द, जो डीएनए होती है ना उसकी बहुत सी फॉर्म होती है, A फॉर्म, Z फॉर्म, C फॉर्म, B फॉर्म, लेकिन जो नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है ना वो कौन सी होती है, B फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a chromosome which normally has more than one localized centromere is called, यानी कि एक क्रोमोसोम में एक से अधिक सेंट्रोमियर्स का पाया जाना क्या कहलाता है। तो इसे मोनोसोमी तो बोल नहीं सकते, ठीक है, डाइसोमी भी नहीं बोल सकते, डाई मीन्स 2, और इसका मतलब यही होएगा कि पोली, उसने बोला है कि मोर देन 1, कितने भी हो सकते हैं भाई, ये थोड़ी पता है कि कंफर्म कि 2 होगा कि कितने होंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होएगा, पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडिंग ऑफ एक्टिव और लिविंग पोलन ऑन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन्स हैं, एक्टिव पोलन्स हैं, उनका स्टिग्मा के ऊपर गिरना क्या कहलाता है, पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होएगा, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो पोलिनेशन के बाद होएगी, ठीक है। तो ये क्या होएगा, पोलिनेशन। ऐसे याद रख लेना कि पोलन का गिरना स्टिग्मा के ऊपर, ये क्या कहलाता है, पोलिनेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफर्स टू द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी कि फॉलोवर्स का जो फ्लावर है, जो पुष्प है उसका ओपन होना फर्स्ट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं एंथेसिस। ओके। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंथेसिस। एंथर तो अपने को पता है मेल पार्ट होता है,
जो मेल पार्ट में जो पुंकेसर होते हैं उसको बोलते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है कोल्चिसिन इज जनरली यूज्ड फॉर। ये कोल्चिसिन किसके लिए यूज किया जाता है जनरली? तो किसके लिए यूज किया जाता है? म्यूटेशन में यूज किया जाता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि कोई भी जीन है उसमें मतलब कि अचानक से कोई चेंज हो गया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में कोल्चिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीसोम ओकेर्डिन। ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है? प्लास्टिड में होता है या ईआर में होता है इसमें गोल्जी बॉडी में होता है या माइट्रोकॉन्ड्रिया में? तो सबको पता है कि ऑक्सीसोम किस में होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया में जो सिस्टर्नीज होती है ना उसके ऊपर ऐसे ना नोब टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, उसे मतलब उसे F1 या फिर क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। ओके, तो ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड, जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से मोस्ट प्योर सीड कौन सा होता है? तो ये न्यूक्लियस सीड। इनका सीक्वेंस होता है, सबसे पहले कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है? ब्रीडर सीड। उसके बाद में कौन सा होता है? फाउंडेशन सीड, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होता है? रजिस्टर्ड सीड, अपने इंडिया में तो होता नहीं है। और उसके बाद में कौन सा होता है? सर्टिफाइड सीड। ओके, तो सबसे ज्यादा जेनेटिकली रूप से प्योर कौन सा होता है? वो होता है न्यूक्लियस सीड। और उसके बाद में NBPGR क्या है? तो NBPGR क्या है? NBPGR है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। ये जो है ना 1976 में कहाँ मतलब कि है लोकेटेड? न्यू दिल्ली में। ओके, 1976 में किया गया था सबसे पहले। और उसके बाद में है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज फिजिकल बेसिस, ठीक है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सेल है, फूड है या प्रोटोप्लाज्म है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्रॉप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वाज डेवलप्ड। यानी कि वो कौन सी क्रॉप है जिसमें फर्स्ट ट्रांसजेनिक वेराइटीज मतलब या फिर ये ट्रायल लिया गया था? तो वो कौन सी है? टोबैको या कॉटन या फिर टोमेटो या फिर पोटैटो? तो वो कौन सी है? कौन सी है वो है 1 नंबर टोबैको। ओके, फर्स्ट टोबैको है, इसमें कॉटन और टोबैको में कंफ्यूज होते हैं। तो उसके बाद में फ्लेवर सावर इज एसोसिएटेड विद। ये फ्लेवर सावर है ना, ये क्या है? टोमेटो यानी कि टमाटर की एक वैरायटी है। इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मली टोमेटो होते हैं ना उनको अपने ना लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, वो खराब हो जाते हैं। लेकिन ये फ्लेवर सावर वाली जो वैरायटी है ना, इसमें ना टोमेटो को लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं और यूज में ले सकते हैं और वो खराब भी नहीं होते। ओके, उसके बाद में है इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर फ्रॉम कॉमर्शियल कल्टीवेशन। यानी कि फार्मर को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन से मतलब सीड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? तो न्यूक्लियस सीड किए जाते हैं या फाउंडेशन किए जाते हैं या फिर ब्रीडर सीड किए जाते हैं या ये सर्टिफाइड? तो कौन से सीड किए जाते हैं? सर्टिफाइड किए जाते हैं। ओके, उसके बाद में DNA कैन बी डीनेचर्ड बाय हीटिंग एट द टेम्परेचर ऑफ। यानी कि जो DNA है ना उसको मतलब डिस्ट्रॉय कितनी हीटिंग टेम्परेचर पे किया जा सकता है? 72 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 94 डिग्री सेल्सियस या 86 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑल? तो इसका सही आंसर क्या होएगा? 94 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ फंगी आर मेड अप टू। यानी कि जो फंगस होती हैं, फंगी होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, जो बाहरी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज। जो गोल्जी एपरेटस है उसको और क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं? नहीं, ये तो नहीं बोलते। सेंट्रोल बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं या फिर डिक्टियोसोम बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे? डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन पैडीज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीड मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। तो सीड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि आपने एक सीड लिया राइस का, ठीक है, कोई भी क्रॉप का ले लो, उसको ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद में जो प्लांट लगा और उसके बाद में उस एक प्लांट से अपने को जो सीड वापस मिले, जो अर्न हुए, वही क्या है? सीड मल्टीप्लीकेशन। यानी कि हम एक सीड से कितने सीड मतलब और ले सकते हैं, एड ले सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसने बोला है कि एक सीड से 100 सीड ले सकते हैं, 1 से 40 या फिर 1 से 10 या 1 से 80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से 80। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो इन बाजरा। इसमें बाजरा में पूछ लिया, तो बाजरा में क्या है? 1 से 200 सीड ले सकते हैं, यानी कि एक प्लांट से 200 सीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय मीनिंग ऑफ वायरल वेक्टर, यानी कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको अपनी एक सेल से दूसरी सेल में डालना है तो उसके लिए कौन से वायरल वेक्टर का यूज करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का या ट्रांसडक्शन का या रिप्रोडक्शन का या फिर ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होएगा, ट्रांसडक्शन। ओके उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, पहले भी अपने दोस्त थ्योरी पढ़ी थी और फिर से इसने थ्योरी पूछ ली। तो थ्योरी का ये वाली थ्योरी है जो नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी, टी मॉर्गन ने, वो मक्खी पे दी थी ना, वो वाली है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्योर लाइन और फिनोटाइप जीन या फिर जीनोटाइप जो है, ये जो टर्म है ये किसने दी थी, ये किसने दी थी, डब्ल्यू जॉनसन ने। किसने दी, डब्ल्यू जॉनसन ने। मॉर्गन ने तो वो मक्खी वाला किया था, अपने को पता ही है। मेंडल है जो जेनेटिक के फादर है, पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इडेबल पार्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का खाने वाला भाग कौन सा है, थैलेमस है, मीजोकार्प है या फिर एंडोकार्प है या पेरिकार्प है। तो इसका आंसर क्या होगा, मीजोकार्प है। ठीक है, बाहर वाला छिलका हो गया, अंदर वाली गुठली हो गई, उसके बीच वाला ही तो खाते हैं अपने, मीजोकार्प। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस कॉल्ड, यानी कि फ्रूट का डेवलपमेंट होना बिना फर्टिलाइजेशन के, इसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ गैमेट इज फर्टाइल बट सीड इज नॉट प्रोड्यूस, यदि, क्वेश्चन क्या है दोबारा से पढ़ लेते हैं, इफ गैमेट इज फर्टाइल बट सीड इज नॉट प्रोड्यूस, जो गैमेट है ना वो फर्टाइल है, यानी कि सर्टाइल नहीं है, बंधे नहीं है, फर्टाइल है बट सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या बोथ या नन। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द मिटोटिक फेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, शॉर्टेस्ट कौन सी है, एनाफेज है। ठीक है, उसके बाद में आरएनए सिंथेसाइज इन विच ऑर्गन, आरएनए का निर्माण कौन से ऑर्गन में होता है, सिंथेसिस कौन से ऑर्गन में होता है। तो सेल वॉल में तो भाई होने से रहा, न्यूक्लियस में होता है या सेल मेम्ब्रेन में होता है या नन, यानी कि कोई नहीं। तो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, ये भी मैंने आपको बताया था, मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है, मेंडल है, मेंडल तो जेनेटिक्स के हैं। अरस्तु नहीं है, जूलॉजी के फादर है, थियोफ्रास्टिस है या फिर G.H. हैबरलैंड है, तो यही है इनके फादर। ओके इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट मिटोटिक फेज, ये भी मैंने आपको बताया था, प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनल इज हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, इसका आंसर क्या होएगा, लाइसोसोम, ये सबको पता है, ये आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि ये जो अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना उनको भी डाइजेस्ट कर सकता है ये। ठीक है, उसके बाद में है हु डिस्कवर्ड एक्सरे फर्स्ट, एक्सरेज को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया, तो किसने किया, विल्सन ने किया या फिर बेंजर ने किया या रियोंटजेन ने किया या फिर मूलर ने किया, तो किसने किया, रियोंटजेन ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कौन सी है, सेल है, प्रोटोप्लाज्म है या फिर सेल मेम्ब्रेन है या ओल है। तो क्या है, अपने बोलते हैं ना संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो कौन सी है, सेल है। सेल विदाउट सेल वॉल इज, यानी कि कोई सेल है जिसके सेल वॉल है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे या प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे या ओल। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, प्रोटोप्लास्ट। सबको पता है कि उस जिसके मतलब सेल वॉल नहीं हो सेल के बाहर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट ही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन, यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता किस में पाई जाती है, डबल जीन में तो पाई जाने से रही, क्योंकि वो दो जीन हो जाएंगे तो अलग अलग होगा उनमें। ठीक है, मल्टीपल क्रॉस में या फिर इसमें सिंगल क्रॉस में, तो किस में होएगा, सिंगल क्रॉस में। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस पीडीएफ का। तो इनएबिलिटी ऑफ ए हाइब्रिड टू प्रोड्यूस विएबल ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज, यानी कि एक हाइब्रिड है वो मतलब कि एक विएबल ऑफ स्प्रिंग को मतलब प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हाइब्रिड ब्रेकडाउन बोलते हैं, हाइब्रिड इनविएबिलिटी बोलते हैं, हाइब्रिड स्टेरिलिटी बोलते हैं या फिर ओल्बो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। देन आई होप आपको ये वीडियो
पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी देन ये हमारे यहाँ से लास्ट ईयर इनका FCI में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ज़रूर परचेज़ करना एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।